This is 703 and my topic for the discussion is surface operations. सरफेस ऑपरेशंस बेसिकली वो वर्कआउट है, वो ऑपरेशंस हैं जो कि वेल हेड से लेकर पेट्रोलियम रिफाइनरी में पेट्रोलियम को पहुंचाने तक पेट्रोलियम के ऊपर जो काम किया जाता है दैट इज कॉल्ड सरफेस ऑपरेशन। सरफेस ऑपरेशन बेसिकली 4 मेन जो है सिस्टम्स पे या सेक्शंस पे बेस करता है। नंबर 1 इज गैदरिंग सिस्टम, नंबर 2 सेपरेटिंग सेक्शन, नंबर 3 ट्रीटिंग सिस्टम एंड नंबर 4 स्टोरेज टैंक। गैदरिंग सिस्टम में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि जो ड्रिलिंग के बाद हमारे पास पेट्रोलियम वेल हेड पे आ गया है, अब उस पेट्रोलियम को हम लोग किस तरह से कलेक्ट करेंगे। बेसिकली गैदरिंग सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है इक्विपमेंट पे टू कलेक्ट, डिस्ट्रीब्यूट, रेगुलेट एंड सेपरेट द ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड ट्रांसपोर्ट एंड कंट्रोल इट्स फ्लो फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। डिफरेंट किस्म के यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इस सारे सिस्टम में। इसमें पंप्स होते हैं, हीटर्स होते हैं, सेपरेटर्स हैं, इमल्शन ट्रीटर्स हैं, टैंक्स, रेगुलेटर्स, कंप्रेसर्स, डिहाइड्रेटर्स वगैरह वर्क करते हैं और हमारे पास गैदरिंग सिस्टम जो है वो ऑयल को गैदर करता है। गैदरिंग सिस्टम बेसिकली 2 तरह का होता है, एक है रेडियल और दूसरा है ट्रंक लाइन। रेडियल टाइप में जो हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट फ्लो लाइंस जो आ रही होती हैं उनको एक सेंट्रल हेडर में जो है हम लोग कलेक्ट करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ ट्रंक लाइन यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट लाइन से हमारे पास आ रहा होता है पेट्रोलियम फ्लो लाइन से, तो वो हमारे पास एक से ज़्यादा हेडर्स होते हैं जो कि उनको कलेक्ट करते हैं वहाँ से पेट्रोलियम को। देन इस गैदरिंग सिस्टम में बेसिकली हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हैं क्रिसमस ट्री एंड फ्लो लाइंस, हेडर्स, सेपरेटर्स। तो ये बेसिकली जो है हमारे पास मेन कंपोनेंट्स होते हैं एक गैदरिंग सिस्टम के। सबसे पहले कि हम देखते हैं कि हमारा वेल हेड होता किस तरह का है, हमें किस तरह का नज़र आता है। ये है बेसिकली हमारा वेल हेड। तो ये हम लोगों ने इंस्टॉल किया था इस तरह से, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में कि ये नीचे वेल हेड आ रहा है और ये केसिंग पाइप है, ये आके इसके ऊपर अटैच होके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, और ये जो आपको अंदर नज़र आ रहा है चेन के साथ लगा हुआ स्ट्रक्चर, ये असल में वेल्डिंग के लिए है, वैसे ये खाली होगा अंदर से। ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि गैदरिंग सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें सबसे पहले आता है क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री बेसिकली इस किस्म का स्ट्रक्चर होता है, इसमें डिफरेंट किस्म के वाल्व्स लगे होते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, ये चीज़ है। ठीक है, और ये आपके पास ये नज़र आ रहा है, ये वेल हेड और वेल हेड के साथ जो है ये यहाँ पे ऊपर क्रिसमस ट्री लगा हुआ है, इंस्टॉल कर दिया गया है। अब ये जो हमारे पास चीज़ है ये क्रिसमस ट्री का एक्चुअली स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म ओके जी, गैदरिंग सिस्टम में जो पहली चीज़ हम देखेंगे वेल हेड को, ये जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है ये है वेल हेड। एक्चुअली इसको इंस्टॉल कैसे किया गया है इसको हम देखते हैं। ये है इसका इंस्टॉलेशन, ये नीचे आपको जो नज़र आ रहा है दिस इज़ केसिंग पाइप, ये है केसिंग पाइप और केसिंग पाइप के ऊपर ये वेल हेड जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा और एक स्ट्रक्चर बनेगा ताकि जो है हम लोग ऊपर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अटैच कर सकें, जैसे कि क्रिसमस ट्री वगैरह है, और सेपरेट आउट कर सकें ऑयल को। एंड देन ये क्रिसमस ट्री आप देख सकते हैं, क्रिसमस ट्री जो है ये इंस्टॉल किया गया है वेल हेड के ऊपर। तो क्रिसमस ट्री का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये जो असेंबली ऑफ वाल्व्स होती है, डिफरेंट किस्म के वाल्व्स हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, लोअर मास्टर वाल्व, अपर मास्टर वाल्व, ये क्या करेंगे, ये फ्लो को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ये मतलब कि फ्लो को या तो कंटिन्यू करेंगे या स्टॉप करेंगे। उसके बाद आ जाता है आपके पास किल विंग वाल्व, आपको नज़र आ रहा होगा, किल विंग वाल्व से हम लोग यहाँ पे स्टीम इंजेक्ट करवाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो है प्राइमरी विंग वाल्व, ये जो है फ्लो लाइन्स को जो है वो फ्लो कंटिन्यू या स्टॉप करता है। यहाँ पे ये चीज़ जो है चोक, ये चोक क्या करेगी, चोक में बीम या ऑरिफिस होता है जो क्या करता है, कंट्रोल करेगा प्रोडक्शन रेट को। अगर तो इसमें जो ऑरिफिस है उसका डायमीटर स्मॉल होगा देन प्रोडक्शन रेट विल बी स्मॉल, अगर इसका डायमीटर लार्ज होगा तो प्रोडक्शन रेट विल बी लार्ज। ओके, देन ये है फ्लो लाइंस क्रूड ऑयल के लिए, ये जो फ्लो लाइंस हैं ये डिफरेंट ओके जी, फिगर में आप फ्लो लाइंस को देख सकते हैं, ये भी फ्लो लाइंस हैं और ये भी फ्लो लाइंस हैं। इन फ्लो लाइंस को ज़रा गौर से देखिए, ये जो फ्लो लाइंस हैं ये सारी की सारी एक सिंगल फ्लो लाइन में जाके अपना जो पेट्रोलियम है वो कलेक्ट करती हैं यहाँ पे। ये जो सिंगल लाइन है इसको मैनीफोल्ड कहा जाता है। ठीक है, ये जो है एक पेट्रोलियम प्लांट का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेल हेड है, दिस इज़ वेल हेड एंड दिस इज़ फ्लो लाइन एंड नाउ दिस इज़, ये जो लाइन आपको लाइन नज़र आ रही है सिंगल, ये क्या है मैनीफोल्ड, और मैनीफोल्ड के बाद जो है हेडर आएगा जो यहाँ पे विजिबल नहीं है। हेडर में जो है मैनीफोल्ड जो है वो हेडर से कनेक्टेड होती है एंड देन हेडर जो है वो सेपरेटर से कनेक्टेड होता है। ये सेपरेटर का स्ट्रक्चर है, सेपरेटर जो है वो बेसिकली हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप 3 तरह के होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या रेडियल। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल है हमारे पास फिगर में। उसके अलावा हमारे पास इनके वर्किंग मैकेनिज्म की बेस पे हम लोग सेपरेटर्स को जो क्लासीफाई करते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल,
और ग्रेविटी सेग्रीगेशन मेथड पे वर्क करते हैं, मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं। और अगर इनकी फेज़ के लिहाज से बात करें कि जो कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, दे मे बी 3 फेज़ और 2 फेज़। 2 फेज़ में हम लोग क्या करेंगे, गैस एंड ऑयल को या गैस एंड वाटर, वाटर एंड ऑयल को सेपरेट आउट कर सकते हैं। एंड 3 फेज़ सेपरेटर में हम लोग क्या करते हैं, गैस, ऑयल एंड वाटर तीनों को सेपरेट आउट करते हैं। जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं, एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है पूरे का पूरा इस पेट्रोलियम प्लांट का, जहाँ पे हम लोग गैदरिंग कर रहे हैं। ये हमारे पास रेजरवायर है, ये वेल बोर है, ये वेल हेड है। एक्चुअली हमारा काम वेल हेड से स्टार्ट होगा। वेल हेड के ऊपर ये क्रिसमस ट्री इंस्टॉल किया गया है। क्रिसमस ट्री के बाद यहाँ पे ये हमारे पास फ्लो लाइन में आएगा। फ्लो लाइन के बाद हेडर एंड मैनीफोल्ड एंड देन सेपरेटर। सेपरेटर से ऑयल, वाटर एंड गैस जो है वो सेपरेट आउट किए जाएंगे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में देखें, ये गैदरिंग यूनिट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है ये वेल हेड है। वेल हेड के ऊपर जो है, दिस इज़ वेल हेड। वेल हेड के ऊपर हम लोगों ने क्रिसमस ट्री इंस्टॉल किया है। एंड देन दिस आर फ्लो लाइन्स, दिस इज़ मैनीफोल्ड एंड देन दिस इज़ आवर हेडर। हेडर से जो है वो ये सेपरेटर में जो है हम लोग सेंड कर रहे हैं अपने ऑयल को, और वो सेपरेट आउट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ऑयल एंड गैस। अब वाटर, ऑयल एंड गैस को हमने सेपरेट तो कर लिया, लेकिन अगर गैस में H2S या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी इंप्योरिटीज़ हैं, तो इन इंप्योरिटीज़ को सेपरेट आउट किया जाएगा, बिकॉज गैस विद दीज इंप्योरिटीज़ इज कॉल्ड सोर गैस। और कोई भी कंपनी जो है वो ऐसी गैस जो है उसको बाय नहीं करती। ठीक है, तो हम लोगों को फर्दर ट्रीटमेंट करानी है इस गैस की इन ट्रीटिंग यूनिट में। इसी तरह से ऑयल भी जो है उसकी फर्दर ट्रीटमेंट की जाएगी इमल्जन टैंक्स में, डिहाइड्रेटर्स में। और उसके बाद वाटर भी जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, या तो उसको रीयूज़ कर लिया जाएगा या फिर उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, बिकॉज ये पीने वाला पानी तो होता नहीं है। क्या इसको जो है हम लोग जो है री इंजेक्ट करवा देंगे वेल हेड में इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। तो वो हम लोग बाद में पढ़ते हैं कि किस तरह से एक स्टीम इंजेक्शन सिस्टम वर्क करता है। ये गैदरिंग सिस्टम की एक फ्लो शीट डायग्राम है, जिसमें हमारे पास ऑयल की जो रिजर्वायर है वहाँ से हमारे पास ऑयल आया है। ऑयल जो है ये क्रूड ऑयल है रिजर्वायर से, और ये वेल हेड में गया। वेल हेड से विद द हेल्प ऑफ क्रिसमस ट्री वी हैव ड्रॉन ऑयल टू द फ्लो लाइंस, एंड देन फ्रॉम फ्लो लाइंस टू हेडर्स, एंड देन हेड फ्रॉम हेडर्स टू सेपरेटर। सेपरेटर में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो पेट्रोलियम हमने सेपरेट कर लिए। ठीक है, we will talk about steam injection system. Steam injection system क्या करेगा, एक्चुअली ये 10 times प्रोडक्शन रेट ऑफ पेट्रोलियम इंक्रीज कर देगा देन प्रीवियस रेट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक्चुअली इंट्रोड्यूस कराएंगे स्टीम थ्रू द किल विंग वाल्व ऑफ क्रिसमस ट्री। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो एक स्टीम जनरेटर है वो रिक्वायर्ड होगा स्टीम इंजेक्शन में हमारे पास। उसके बाद वाटर कंडेंसर रिक्वायर होगा, फ्लाई ऐश स्क्रबर होगा, और उसके बाद फ्लाई ऐश हैंडलिंग सिस्टम होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्शन सिस्टम होगा, जो कि इस सब सिस्टम में वर्कअप करेगा। एक्चुअली देयर आर 3 फेजेस फॉर द रिकवरी ऑफ ऑयल। नंबर 1 इज़ प्राइमरी फेज। प्राइमरी फेज में हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी रिकवरी में हम लोग जो सरफेस पे ऑयल होता है उसको रिकवर करते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी रिकवरी होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टीम और वाटर को इंजेक्ट करवा के तो फिर हम लोग ऑयल को जो है वो सेपरेट आउट करते हैं। बिकॉज ये जो ऑयल हमारे पास सरफेस पे होता है वो सारे के सारा रिजर्वायर का पेट्रोलियम नहीं होता। ये इसमें से 60 to 80% लेफ्ट होता है उस जो है पेट्रोलियम रिजर्वायर में। हमें जस्ट 40 to 20% जो है वो सरफेस पे आता है। बेसिकली जो स्टीम इंजेक्शन सिस्टम में होगा क्या, स्टीम जो है हम कपल ऑफ मंथ्स और कपल ऑफ वीक्स के लिए इंजेक्ट करवाएंगे अपने जो है वो रिजर्वायर में। इससे क्या होगा कि जो ऑयल होगा वहाँ पे वो हीट अप होगा, उसकी विस्कोसिटी लो हो जाएगी, एंड देन इट गेट्स वेपराइज, सम ऑयल विल गेट वेपराइज, उसकी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। मोबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, और उससे जब विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी ऑब्वियसली सरफेस टेंशन भी डिक्रीज हो जाएगी, एंड देन दिस विल इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द ऑयल, और इस तरह से रिजर्वायर का सीपेज जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, और ऑयल की जो वेपराइजेशन है ऑयल को फ्रीली मूव करवाएगी, एंड देन ऑयल जो है हमारे पास हमारा जो वेल है वहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। स्टीम इंजेक्शन बेसिकली 2 टाइप की है, एक है साइक्लिक स्टीम इंजेक्शन और दूसरी है प्लगिंग स्टीम इंजेक्शन। साइक्लिक स्टीम इंजेक्शन में हम लोग सेम वेल से ही स्टीम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एंड देन सेम वेल से ही हम लोग पेट्रोलियम या ऑयल को कलेक्ट करते हैं। बट इन फ्लडिंग स्टीम जो है इंजेक्शन, इन फ्लडिंग स्टीम इंजेक्शन हम क्या करेंगे, हम लोग एक वेल से स्टीम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसको फिर दूसरे वेल तक लेकर जाएंगे और वहाँ से पेट्रोलियम को मूव करवाएंगे। लेकिन ये जो स्टीम फ्लडिंग इंजेक्शन है ना, इससे काम तो हमारा बहुत अच्छे से हो जाता है, ज़्यादा ऑयल जो है हम रिकवर कर पाते हैं, बट यहाँ पे हमें स्टीम ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, क्योंकि हमने फिजिकली डिस्प्लेस करना होता है ऑयल को। ठीक है, और इसको स्टीम को भी एक वेल से दूसरे में लेके जाना होता है। ठीक है, और उसके बाद स्टीम इंजेक्शन सिस्टम को अगर हम यूज़ करें तो इसमें हमें चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं। नंबर 1 पे तो यहाँ पे जब हम स्टीम यूज़ की है, जब ये कूल डाउन होगी तो क्या होगा, वाटर में चेंज आउट हो जाएगी। वाटर में जब चेंज होगी ये हमारे ऑयल में मिक्स हो जाएगा। ऑयल में मिक्स होने के बाद जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे पेट्रोलियम की, तो वहाँ पे हमारी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। सेकेंडली ये होगा कि ये जो स्टीम इंजेक्शन है ये क्या करेगी, बाज़ औक़ात क्या करती है, हमारे रिजर्वायर को जो है वो हमारे वेल को डैमेज कर देती है, उसके स्ट्रक्चर को। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनकी लाइफ जो है उसको भी खतरे में डाल सकती है, और उसके अलावा जो हमारे इक्विपमेंट्स, हमने इतना ज़्यादा मशीनरी जो है वो यूज़ की जाती है होती है, वो सारी भी हमारी डैमेज हो सकती है।
उसके बाद अगर इकोनॉमिकल चैलेंज की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जब स्टीम फर्स्ट टाइम इंजेक्ट करवाते हैं वेल में, तो क्या होता है वहाँ पे 1 बैरल ऑफ स्टीम जो है दैट विल रिकवर अबाउट 30 बैरल्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑयल। फर्स्ट टाइम में 1 बैरल जो है वो 30 बैरल जो है वो ऑयल को रिकवर करेगी, लेकिन जब हम सेकंड टाइम जो है वो स्टीम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो 1 बैरल ओनली 0.2 बैरल ऑफ इंक्रीमेंट ऑयल जो है क्या करेगी, रिकवर करेगी। तो ये बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक है। ऑलमोस्ट हमारी जो कॉस्ट है वो 20 टू 30 पर बैरल जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, बट फिर भी हम लोग यूज़ करते हैं स्टीम इंजेक्शन सिस्टम को, क्योंकि ये बाकी सिस्टम्स की निस्बत जो है ये ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कंसल्ट विद मी।